तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IS 1200 पार्ट 3 यानी कि मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिकवर्क्स। तो यानी कि आज की हमारी जो वीडियो है ये बिल्डिंग इंजीनियर और QS इंजीनियर्स के लिए है, क्योंकि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर जब कभी वॉल पार्टीशन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं तो उनमें हमारी ब्रिकवर्क की वॉल हो गई, AAC ब्लॉक की वॉल हो गई या फिर फ्लाई एस ब्रिक्स की वॉल हो गई, तो इससे रिलेटेड हमें कॉमन आइटम्स हमारे BOQ में या फिर प्रोजेक्ट में देखने को मिलते हैं। और जब कभी एक बिल्डिंग इंजीनियर उन काम को एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर किसी RA बिल में अगर क्लेम कर रहा है तो उसके लिए हमारे IS 1200 पार्ट 3 में क्या रूल हैं। अगर कोई एक QS इंजीनियर एस्टिमेशन के केस में वर्कआउट कर रहा है तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स उसको बनाने चाहिए या फिर किसी भी एक BOQ में उसको देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ कभी भी ब्रिक वर्क के केस में देखा जाए तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ होती हैं जो कॉमन एरर्स हो जाती हैं बिल्डिंग इंजीनियर से। तो कभी भी आप किसी भी टाइप का मोड ऑफ मेजरमेंट करोगे ब्रिक वर्क के लिए तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए जिससे कि उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सके, और इंटरव्यू से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारी इस कोड में दी गई हैं जिनके बारे में हर एक बिल्डिंग इंजीनियर और QS इंजीनियर को पता होना चाहिए कि अगर वो कंडीशंस इंटरव्यू में उससे पुटअप की जाएँ तो जिनका वो एक सेटिस्फाइड आंसर किसी भी इंटरव्यू में दे सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और IS 1200 पार्ट 3 के कोड को भी हम अभी रिव्यू करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक रूल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर किसी भी टेंडर के अगर BOQ के आइटम को अगर आप रिव्यू करोगे तो आपको कितने आइटम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं जिन पर एक बिल्डिंग इंजीनियर को काम करना होता है, जिसमें कि हमारी सबसे पहली आइटम है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, जिसमें रेशियो आपका 1:6 का देखने को मिलेगा। और ये आपकी कहाँ तक का एरिया कवर करेगी। यानी कि जब कभी बात आ जाती है कि बिल्डिंग में ब्रिक वर्क का जो फाउंडेशन का आइटम है वो कहाँ तक का ब्रिक वर्क आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में जो आपकी अगली आइटम है वो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर फिर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसका जो हमारा रूल होता है कि अगर मान लेता हूँ अगर ये मेरा नेचुरल ग्राउंड है तो ब्रिक वर्क की जो फाउंडेशन होगी, अगर हमारी बिल्डिंग कुछ तरीके से बनी हुई है और कुछ जो बेसमेंट है या कोई फाउंडेशन है वो कुछ आपका नीचे वाले पोर्शन में भी होगा, तो इस केस में अगर मैं मान लेता हूं कि जो ब्रिक वर्क की जो फाउंडेशन का आइटम है अगर ये मेरा GL है तो GL प्लस 1200 यानी कि जो आपका प्लिंथ लेवल का यहाँ तक कहीं कवर होगा, तो ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन वाली जो आइटम है वो आपकी अप टू 1200 mm तक कवर हो जाती है। और 1200 mm के ऊपर जितने भी आइटम्स जाते हैं ब्रिक वर्क से रिलेटेड वो आपके सारे सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब IS 1200 का जो पार्ट 3 में सबसे पहला रूल है कि अगर किसी भी टाइप का कोई भी ब्रिक वर्क हो तो वो सारा आपका क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाएगा। उसकी थिकनेस ज़्यादातर जो स्टार्ट होती है ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन में आपकी 230 mm की थिकनेस होती है, यानी कि 9 इंची की। सेम आपका ब्रिक वर्क के सुपर स्ट्रक्चर में भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ब्रिक वर्क के फाउंडेशन में आपको ऑफसेट या खसका देकर भी ब्रिक वर्क की वॉल उठानी पड़ सकती है, जिसकी थिकनेस 345 mm या फिर 450 mm भी हो सकती है। तो IS कोड की गाइडलाइन ये कहती है कि जितना भी ब्रिक वर्क है सारा क्यूबिक मीटर में क्लेम होगा, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कहीं पर भी अगर सिंगल लेयर ऑफ ब्रिक वर्क की वॉल है, यानी कि सिंगल लेयर ब्रिक वॉल की पार्टीशन, तो सिर्फ वही सिंगल लेयर की कंडीशन आपकी स्क्वायर मीटर वाले पार्ट में जाएगी जो कि आपकी हाफ ब्रिक वर्क की कंडीशन में आती है और जिसका रेशियो 1:4 यानी कि 1 सीमेंट 4 सैंड रखा जाता है। अब इसके बाद में एक कंडीशन ऐसी भी होती है किन्हीं BOQ में ब्रिक वर्क इन स्टेप्स, यानी कि जो आपके स्टेयर केस होते हैं तो उनमें कहीं पर ब्रिक वर्क के स्टेप्स लगाए जाते हैं, यानी कि जो स्टेप्स के जो बनेंगे वो ब्रिक वर्क के बनेंगे। तो इसकी आइटम आपकी सेपरेट होनी चाहिए, और ये आइटम अगर आपके BOQ में नहीं दी गई है और आप साइट पर काम कर रहे हो ब्रिक वर्क इन स्टेप्स में, तो इस IS कोड के थ्रू आप उसका एक एक्स्ट्रा क्लेम या फिर एक्स्ट्रा आइटम ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉमन आइटम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर किसी भी बिल्डिंग इंजीनियर को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्वांटिटी निकालनी है ब्रिक वर्क की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सुपर स्ट्रक्चर का, तो उसको कौन कौन सी ड्राइंग्स की जरूरत पड़ेगी जिससे कि उससे मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आ जाती है आपके आर्किटेक्चरल प्लान की, यानी कि आपका जो आर्किटेक्चरल का जो प्लान होगा, फ्रेमिंग प्लान होगा, तो उसमें आपकी ब्रिक वर्क की जो वॉल की जो पार्टीशंस होंगे उन सब की पोजीशन दिखाई होगी, ब्रिक वर्क की थिकनेस होगी, कहाँ पर डोर है, कहाँ पर विंडो है, क्योंकि आपके पार्टीशन से ये वो डोर और विंडो के डिडक्शंस होने होते हैं। तो आपकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग की। दूसरी चीज आपको कौन सी चाहिए होगी, सब्सिक्वेंट आपके उस जिस फ्लोर का आप ब्रिक वर्क निकाल रहे हो, तो सब्सिक्वेंट में उसके ऊपर कौन सा फ्रेमिंग प्लान है बीम और स्लैब की थिकनेस का, यानी कि स्ट्रक्चरल वाले पार्ट का। तो स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग प्लान चाहिए होगा, जो भी काम उस फ्लोर के ऊपर आने वाला है, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान। ये हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रिक वर्क की जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। यानी अगर मैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के केस में कोई भी वॉल निकालूंगा तो L यानी कि लेंथ कितनी है वॉल की, B चौड़ाई कितनी है 230 mm और H, ये H को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग इंजीनियर से गलती होती है इस H को निकालने में, और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एक तो हमने बात कर ली जो ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ रही है, एक तो हो गया हमारा आर्किटेक्चरल प्लान जिससे हम लेंथ वगैरह को बुक कर सकते हैं, डोर विंडो के डिडक्शन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में स्ट्रक्चर का हमें फ्रेमिंग प्लान मिल जाता है, और तीसरा चाहिए होता है हमें बिल्डिंग का एलिवेशन। एलिवेशन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें फ्लोर टू फ्लोर की हाइट भी क्लियर करनी होती है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे, सपोज मेरा एक ये नीचे वाला फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान है, ठीक, और इसके ऊपर हमारा एक और स्लैब का फ्रेमिंग प्लान है। अब हमारी ये कि ये वॉल है, जैसे कि ये एक वॉल उठाई गई है, और ये वॉल मैं मान लेता हूँ मेरी 6 मीटर की है, ठीक। अब हमारी ये फ्लोर टू फ्लोर की हाइट हमें कहाँ से पता लगेगी, इस फ्लोर से इस फ्लोर की हाइट कितनी है, वो हमें बिल्डिंग एलिवेशन वाली ड्राइंग में क्लियर होगी। तो इस केस में आप कोई भी सेक्शन की ड्राइंग या फिर एलिवेशन की ड्राइंग फॉलो कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ इसकी जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है मेरी 4 मीटर है। अब इस स्ट्रक्चर के फ्रेमिंग प्लान से आपको क्या चीज़ कंफर्म होगी, उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो आपकी बीम की डेप्थ है, क्योंकि उसके फ्रेमिंग प्लान में पता लगेगा कि इस बीम का साइज़ क्या है, इस बीम का साइज़ क्या है। मैं मान लेता हूँ अगर ये मेरी बीम 300 बाई 600 mm की है, ठीक, और ये वाली बीम मेरी 300 बाई 750 mm की है, तो इस पार्टीशन में जो वॉल खड़ी होगी और इस पार्टीशन में जो वॉल खड़ी होगी, दोनों की जो हाइट है यानी कि H वाला जो पॉइंट है वो अलग होगा। और आपको जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग के थ्रू जो भी आप डायमेंशंस बुक कर रहे हो, तो लेंथ आपको मिल जा रही है, विड्थ आपकी फिक्स है 230 mm, तो H यहाँ पर डिफर कर रही है। अब वहीं इसमें कुछ इंटरनल पार्टीशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपकी किसी टॉयलेट की वॉल आ जाती है, और आपकी यहाँ पर स्लैब की थिकनेस में मान लेता हूँ 150 mm है, ये आपका हाफ ब्रिक वर्क में मान ले रहा हूँ, कोई टॉयलेट वगैरह की पार्टीशन की वॉल है। तो तीनों के केस में आप देखोगे तो हाइट तीनों में वेरी कर रही है। कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ कि पहले वाली आइटम निकालता हूँ तो 4 मीटर मेरी ओवरऑल हाइट है, इस बीम की डेप्थ मेरी 600 mm है, तो लेंथ मेरी कितनी है 6 मीटर, तो L आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 0.230 मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर 4 मीटर मेरी ओवरऑल हाइट है और इस बीम की डेप्थ कितनी है 600 mm, तो यहाँ पर मेरी आ जाएगी 3.4, और जो भी इसका तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमारी इस वॉल के पार्टीशन की होगी। इसके बाद में सेम 6 मीटर की वॉल में अगर इसमें मान लेता हूँ, तो 6 मीटर के केस में अगर मैं इसका एरिया जो हाफ ब्रिक वर्क है यानी कि ये वाली आइटम आपकी स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगी, तो फिर से वही लेंथ आ जाएगी आपकी 6 मीटर मल्टीप्लाई हाइट आपकी कितनी होगी 4 मीटर, आपकी थिकनेस कितनी है स्लैब की 150 mm, क्योंकि ये स्लैब के बिलो तक जाएगी, तो यहाँ पर 3.850 आएगी, क्योंकि आपने 150 mm 4 मीटर से माइनस कर दिया, तो 3.850, तो ये आपकी स्क्वायर मीटर में जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने के बाद में कैलकुलेट होके आएगी। अब इस वाली वॉल पे जाओगे तो इसकी जो थिकनेस है, इसमें जो बीम की जो डेप्थ है ये 750 mm है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.230 मल्टीप्लाई बाई
4 मीटर में से 750 माइनस हुआ तो ये 3250 mm, तो इसकी भी क्वांटिटी आपकी वेरी कर जाएगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है डोर और विंडो के डिडक्शन की। अगर ये मेरा यहाँ पर डोर आ जाता है और ये एक हमारी विंडो आ जाती है तो इसका भी डिडक्शन आपको इस वाली वॉल के थ्रू करना होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो डोर और विंडो के ऊपर जो आपका लिंटल डाला जाएगा, जैसे ये आपकी विंडो है और यहाँ पर ये आपका जो लिंटल कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इस विंडो की जो हाइट बुक होगी वो लिंटल की थिकनेस को मिलाकर होगी और इसकी विड्थ जितनी होगी आपकी, सपोज मान लेता हूँ ये 1500 है और ये आपकी विंडो का साइज 1000 है और लिंटल की थिकनेस 150 mm है, यानी कि ये वाली जो थिकनेस है लिंटल की। तो यहाँ पर जो विंडो आप इसमें माइनस करोगे इसकी डायमेंशन कितनी बुक होगी, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसमें करूँगा मैं माइनस, विड्थ कितनी है 1.50 मल्टीप्लाई बाई 0.23 और मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर और प्लस 150 mm लिंटल की थिकनेस, तो 1.150। तो इसके अकॉर्डिंग आपके विंडो और डोर के डिडक्शन होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को या फिर एक बिल्डिंग इंजीनियर्स को अगर एक्स्ट्रा आइटम क्लेम करने हैं, क्योंकि ये तो हमारे एक सिंपल रूल हैं, जनरल रूल हैं जो कि सभी प्रोजेक्ट्स पर एप्लीकेबल हैं। अब कैसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी आपकी साइट पर जिनके बारे में आपको पता हो कि ये आइटम हमारे IS 1200 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग एक एडिशनल केस है, जिसमें कि एक केस मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रिक वर्क आपके स्टेप्स या फिर स्टेयरकेस की कंडीशन में हो रहा है और वो आइटम आपका अगर BOQ में कवर नहीं है, उसका अगर सेपरेट से रेट नहीं है, तो आप उसका एक्स्ट्रा आइटम बना सकते हैं। दूसरा केस होता है आपका, अगर आप कोई भी सर्कुलर ब्रिक वर्क कर रहे हैं, एक बार मैं इसको साफ करता हूँ फिर बताता हूँ। अब देखिए सर्कुलर ब्रिकवर्क के लिए रूल हमारा क्या कहता है IS 1200 पार्ट 3 का, कि किसी भी ब्रिकवर्क अगर वो सर्कुलर राउंड शेप में है और उसकी रेडियस अगर 6 मीटर के बिलो है, 6 मीटर से, यानी कि ये जो R अगर इसके बिलो है, तो ये वाला जो सर्कुलर ब्रिकवर्क है एज ए एडिशनल आइटम के केस में आपको क्लेम करना है। कोई भी आपका राउंड शेप में प्लांटर है जिसका रेडियस 6 मीटर के बिलो है, जो ज़्यादातर के केस में होते हैं, तो उनका भी आप क्लेम एज ए एडिशनल एक्स्ट्रा आइटम के केस में ले सकते हो, यानी कि और एक्स्ट्रा आइटम आप बना सकते हो सर्कुलर ब्रिकवर्क की। ठीक, ये आपका सर्कुलर ब्रिकवर्क का केस हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके जितने भी आइटम्स दिए गए थे, ब्रिकवर्क, फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर, हाफ ब्रिकवर्क, तो इनके केस में बेसिकली रूल होता है कि इसमें जो आपका ब्रिकवर्क का जो एक यूनिफॉर्म रहेगा वो आपका कंटिन्यूटी के लिए है, जैसे कि आप ऊपर वाले सेक्शन में देख रहे हो। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर क्या होता है कि आपको बॉल थोड़ी सी कंटिन्यू में चली, फिर एक कॉलम का पिलर आ गया छोटा सा मेजनरी का, फिर उसके बाद में जगह छोड़ दी, फिर से कॉलम आ गया, फिर आपकी बॉल थोड़ी सी कंटिन्यू में चली। तो यहाँ पर मेरा कहने का पर्पज ये है कि ऐसे अगर कुछ छोटे छोटे ब्रिकवर्क्स के पाए बनाए जा रहे हैं, यानी कि ब्रिकवर्क के कॉलम बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, तो इनके लिए भी IS कोड की गाइडलाइन ये कहती है कि इसके लिए भी कंडीशन है कि इनको भी आप एज ए एडिशनल आइटम में क्लेम कर सकते हो। तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आपकी इसकी जो लेंथ है, अगर मेरी एक ये ब्रिक है, दूसरी ये ब्रिक है और तीसरी ये ब्रिक है, अगर इस पाए की लेंथ इन 3 ब्रिकवर्क्स के बराबर या इसके बिलो है, यानी कि कम है, तो आपको ये फिर एक एडिशनल आइटम इसका क्लेम लेना पड़ेगा। और सेम कंडीशन उसके लिए भी हो जाएगी कि इसकी जो विड्थ है, यानी कि ये जो चौड़ाई की बात हो रही है, ये भी आपकी अगर 3 ब्रिकवर्क से कम है, इसके बिलो या इसके इक्विवेलेंट है, तो इस केस में भी जो आपका आइटम एडिशनल आइटम के केस में क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि इनको फिर हम लोग ब्रिक पाया या फिर ब्रिक के कॉलम्स की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक रूल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो जनरल रूल्स हैं पता होते हैं, जैसे कि ब्रिक कॉलम का जो रूल मैंने बताया कि इसकी जो लेंथ 3 ब्रिक से, यानी कि किसी भी साइज की हो, क्योंकि बहुत सारी साइट्स पर मान लीजिए कहीं पर 190 mm की ब्रिक यूज हो रही है, कहीं 225 mm की हो रही है, तो उन्हीं के इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये 3 ब्रिक्स हैं। जैसे ऊपर वाली में डाल देता हूँ 190 190, तो इसके बिलो है तो आपको एडिशनल आइटम क्लेम करना है। 225 की अगर आपकी साइट पर ब्रिक यूज हो रही है तो 225 को आप ऐसे ले सकते हो। तो ये कंडीशंस अगर आपकी साइट पर बन रही हैं ये कॉलम के पाइस के लिए, तो इस केस में भी आप एडिशनल आइटम क्लेम कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ IS कोड में भी कि ये जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बढ़ जाए, और ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ IS 1200 पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए ये हमारा सारा एक जनरल जो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि बुकिंग ऑफ डायमेंशंस और जो भी आपके
क्लबिंग ऑफ आइटम्स हो गए और आइटम नोमेनक्लेचर में क्या क्या लिखना है, तो वही सारी चीज़ें हमारी जनरल चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब बात आ जाती है कि मेजरमेंट इन स्टेजेस, यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, बिलो ग्राउंड डेटम लाइन, जो आपका प्लिंथ लेवल के नीचे के आइटम होंगे, और एबो ग्राउंड डेटम लाइन, यानी कि फिर आपके जो सुपर स्ट्रक्चर में मेजरमेंट होगी। तो इन दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाना चाहिए। इसके बाद में बात आ जाती है कि कौन सा बॉन्ड हमारा उसमें यूज होगा, तो वो हमारा आइटम में स्पेसिफाइड हो, कितना मोटार होगा, ब्रिक्स एंड मोटार की कैटेगरी क्या है, कितनी ब्रिक की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें हमें आइटम में कवर करनी है। अब इसके बाद में मेजरमेंट वाले पार्ट पर आते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्रिक वर्क सेल जनरली बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी कि किसी भी टाइप का कोई भी ब्रिक वर्क हो तो उसको आपको क्यूबिक मीटर में मेजर करना है। इसके बाद में अगला पॉइंट है वॉल 1 ब्रिक थिक एंड लेस सेल बी मेजर्ड सेपरेटली इन स्क्वायर मीटर। अब 1 ब्रिक की कैटेगरी की जो थिकनेस में हमारी हाफ ब्रिक वर्क आती है तो उसको हमें स्क्वायर मीटर में मेजर करना है, तो ऐसा हमारा ये IS कोड कहता है। इसके बाद में बात आ जाती है नो डिडक्शन के केस की। तो नो डिडक्शन के केस का जो क्राइटेरिया है आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिक वर्क की वॉल में किसी भी टाइप की कोई भी ओपनिंग हो जिसकी साइज आपका 0.1 स्क्वायर मीटर से बराबर या फिर उससे बिलो हो, तो उस केस में किसी भी टाइप की कोई डिडक्शन आपके उस ब्रिक वर्क की वॉल में नहीं की जाएगी। इसके बाद में किसी भी टाइप का कोई पाइप या फिर फिक्सचर्स ऐसा यूज किया जा रहा है जो राउंड शेप में है, जिसका डायामीटर 300 mm या उसके बिलो है, तो इसकी भी किसी भी टाइप की कोई डिडक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है हमारी सबसे पहले पॉइंट की, पिलर एंड कॉलम्स की। तो पिलर शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, यानी कि आपकी जो भी आइटम है, अगर आपकी साइड पर ब्रिक वर्क के पिलर या कॉलम बनाए जा रहे हैं तो उनको आपको सेपरेट आइटम देनी है, अगर नहीं है तो आपको फिर एक्स्ट्रा आइटम उसका बनाना है। अब जो आपके कॉलम्स वो रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कर्व ऑन प्लान और एनी रेडियस के केस में हो सकते हैं। अब देखिए वो जो आइटम है ये लिखी हुई है रेक्टेंगुलर पिलर कॉलम सेल मीन ए डिटैच्ड इमेजिनरी पोर्शन, यानी कि कंटिन्यूटी वॉल में जगह जगह पर डिटैच किया जा रहा है, यानी कि उनको छोड़ा जा रहा है, सच दैट इट्स ब्रीथ डज नॉट एक्सीड 3 times ऑफ इट्स थिकनेस, यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो ब्रिक वर्क की 3 times से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड थिकनेस इट्स सेल्फ डज नॉट एक्सीड 3 bricks इन लेंथ, तो यानी कि 3 ब्रिक्स की लंबाई और 3 ब्रिक्स की चौड़ाई, तो इसके बिलो की कैटेगरी में है आपकी साइड के अकॉर्डिंग जो भी ब्रिक का साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 times की कैटेगरी से बिलो है, तो वहां पर वो कॉलम या फिर पिलर की कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद में सर्कुलर ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क सर्कुलर ऑन ए प्लान टू मीन ए रेडियस नॉट एक्सीडिंग 6 मीटर शैल बी मेजर्ड सेपरेटली एंड शैल इंक्लूड ऑल कटिंग एंड वेस्ट एंड टेम्पलेट्स। तो यानी कि अगर किसी भी ब्रिक वर्क का जो कर्व शेप में या सर्कुलर में जो काम हो रहा है, अगर उसकी रेडियस 6 मीटर के बिलो है तो उसकी मेजरमेंट सेपरेट होगी, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रिक वर्क सर्कुलर ऑन ए प्लान मीन रेडियस एक्सीडिंग 6 मीटर, यानी कि जिसकी रेडियस 6 मीटर से ज़्यादा हो रही है, शैल बी मेजर्ड सेपरेटली एंड इंक्लूडेड विद जनरल ब्रिक वर्क, उसको आपको जनरल ब्रिक वर्क की आइटम में ले जाना है, यानी कि जो आपकी एक जनरल आइटम होगी बीओक्यू में। आपका जो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क है वो भी आपका स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशंस आपके उसमें दी गई हैं। इसके बाद में आपकी जो ब्रिक वर्क में कहीं कहीं रेनफोर्स ब्रिक वर्क यूज होता है। रेनफोर्स ब्रिक वर्क शैल बी मेजर्ड एंड केप्ट सेपरेट फ्रॉम जनरल ब्रिक वर्क एंड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी कि अगर आपकी साइट पर कोई भी ब्रिक वर्क का काम हो रहा है जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील यूज हो रहा है स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो उस केस में उसकी जो मेजरमेंट है वो आपको सेपरेट करनी है। और ज़्यादातर के केस में जो आपकी हाफ ब्रिक वर्क की आइटम होती है जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील यूज किया जाता है, तो लेकिन वो आपके आइटम में कवर होता है। अगर मान लीजिए कवर है तो आपको एज इट इज स्क्वायर मीटर में क्लेम करना है, लेकिन जो रेनफोर्समेंट शैल बी मेजर्ड सेपरेटली, रेनफोर्समेंट स्टील आपका सेपरेट मेजर होगा और आपके रेनफोर्समेंट वाले आइटम में उसको पे किया जाएगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके बीओक्यू में आइटम किस तरह उसको कवर किया गया है। तो ये आपके कुछ बेसिक जो रूल्स हैं, तो यही सारी चीज़ें हमारे इस आइटम में कवर होती हैं। और जहाँ पर बात आ जाती है एएसी ब्लॉक की, जो हमारा एक बहुत ही कॉमन आइटम होता है, तो ये थिकनेस अगर आपके आइटम में दी जा रही है तो मे भी हो सकता है ये क्यूबिक मीटर में भी हो और हो सकता है स्क्वायर मीटर में भी हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपको एएसी ब्लॉक को भी क्लेम करना होता है। अब इसके बाद में एक बहुत ही कॉमन सवाल जो ज़्यादातर बिल्डिंग या क्यूएस इंजीनियर से पूछा जाता है कि अगर आपका ब्रिक वर्क 1:6 के रेशियो में है और उसकी जो वॉल की थिकनेस 230 mm या फिर क्यूबिक मीटर के आइटम में क्लेम की जा रही है, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट कंज्यूम होगा, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में
तो ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो याद कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो एक क्वांटिटी आती है 1.25 बैग सीमेंट आपका 1:6 के रेशियो में 1 क्यूबिक मीटर में 230 mm की ब्रिक में कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कि वो फटाक से बोल देते हैं कि 1.25 बैग। अब वहाँ पर अगला सवाल पुटअप हो गया आ जाता है कि कैसे, ये क्वांटिटी कैसे और कहाँ से आई। अब ये चीज़ें आपकी मेन होती हैं। अब देखिए इसका जो आंसर है, ये क्वांटिटी कैसे आई है, देखिए जो आपका रेट एनालिसिस है CPWD में, तो वहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना है 1:6 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, तो उसका जो मिक्सिंग का जो मोटार है उसकी क्वांटिटी 0.25 क्यूबिक मीटर लगेगी। अब इस 0.25 क्यूबिक मीटर आपका ब्रिक वर्क के लिए फिक्स है, यानी कि इसमें जो ये मोटार है, अब मोटार किसी भी रेशियो का हो सकता है 1:6, 1:4। अब इसमें से आपको सीमेंट कैसे ड्राइव आउट करना है वो देखना है। अब देखिए 1:6 के रेशियो में अगर मैं देखूं तो जो आपका सीमेंट का कंजम्पशन है वो 250 kg पर क्यूबिक मीटर मोटार के लिए है। वहीं अगर ये जो मोटार है आपका 1 क्यूबिक मीटर है, तो अगर मैं बात करूं मुझे 1:4 का मोटार तैयार करना है 1 क्यूबिक मीटर, तो उसमें हमारा सीमेंट का कंजम्पशन होता है 380 kg। अब आपको पता है कि आपका जो 1 क्यूबिक मोटार में 250 kg सीमेंट यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो आपका मोटार 0.25 क्यूबिक मीटर आपका 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने में यूज होगा। तो आप क्या करोगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1:6 के रेशियो में सीमेंट कितना है 250, तो इक्वल कितना आ जाएगा आपका 62.5 kg, डिवाइड बाई 50 करोगे पर बैग के हिसाब से, क्योंकि एक बैग आपका 50 kg का होता है, तो 1.25 बैग निकल के आ जाता है। वहीं अगर आप इसको रिप्लेस कर दोगे, 250 को मैं अगर हटा देता हूँ, यहाँ पर 380 kg कर देता हूँ, फिर जो भी क्वांटम आएगा डिवाइड बाई 50 करके वो 1:4 के रेशियो के साथ निकल के आएगा। तो ये बेसिकली एक रूल है कि कैसे आपको ध्यान में रखने हैं। ये वाला जो क्वांटम है ना आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए 0.25 क्यूबिक मीटर, ये फ्रीज है, और इसी के थ्रू आप बहुत सारे आइटम्स की क्वांटिटी को निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना होगा कि 1:6 और 1:4 में सीमेंट का कंजम्पशन कितना है पर क्यूबिक मीटर मोटार के लिए। और अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो आपका हाफ ब्रिक वर्क होता है, तो हाफ ब्रिक वर्क में जो मोटार का कंजम्पशन होता है 0.28 क्यूबिक मीटर, कितने में ये होता है आपका 10 स्क्वायर मीटर हाफ ब्रिक वर्क है, यानी कि जो आपका 115 mm का ब्रिक वर्क है। अब 0.28 आपको पता है, ये 380 kg जो 1:4 की आपकी जनरल आइटम होती है, तो इस चीज़ में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 380 kg, तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, लगभग 106 kg के आसपास kg आएगा। और डिवाइड बाई आपको कितना करना पड़ेगा, ये आपका 10 स्क्वायर मीटर के लिए है, तो डिवाइड बाई 10, तो 10.64 kg के आसपास आपका सीमेंट पर स्क्वायर मीटर हाफ ब्रिक वर्क के लिए निकाला जाता है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी आपका जो सीमेंट का कंजम्पशन है पर क्यूबिक मोटार में कितना यूज होता है, और वो जो मोटार है हमारे इस ब्रिक वर्क के काम में कितना यूज होता है। तो ऐसे ही चीज़ें आपको कभी कभी ड्राइव आउट करके भी दिखानी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी रह रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।